हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने जैवलॉन्स की डायग्राम के बारे में अध्ययन किया था। किस प्रकार से कोई उत्तेजित अवस्था अपनी निम्न अवस्था में कौन कौन से तरीकों के माध्यम से, कौन कौन सी विधि के माध्यम से निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकते हैं, उसका अध्ययन हमने जैवलॉन्स की डायग्राम के माध्यम से किया था। उसमें मुख्य रूप से दो अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, एकक अवस्था और त्रिक अवस्था। दोनों आपकी उत्तेजित अवस्थाएं थी और दोनों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था, क्योंकि अधिकांश फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं एकक अवस्था एवं त्रिक अवस्था में संपन्न होती हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अंतरा तंत्र लंघन, ऊर्जा स्थानांतरण एवं क्वांटम लब्धि, इन तीन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, एनर्जी ट्रांसफ़र एंड क्वांटम एफिशिएंसी। तो एनर्जी ट्रांसफ़र और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग उत्तेजित अवस्थाओं का निम्न ऊर्जा अवस्था में आने से संबंधित है, और क्वांटम एफिशिएंसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की एफिशिएंसी के बारे में हमें जानकारी देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतरा तंत्र लंघन या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जैसा कि हमने जैवलॉन्स की डायग्राम पढ़ा इससे पूर्व वाले वीडियो लेक्चर में, उसमें हमने ISC अंतरा तंत्र लंघन की परिभाषा बताई थी कि जब एकक अवस्था एवं त्रिक अवस्था या त्रिक अवस्था से एकक अवस्था में संक्रमण होता है, तो ऐसे संक्रमण या ट्रांजिशन को हम ISC या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अंतरा तंत्र लंघन कहते हैं। एकक अवस्था से त्रिक अवस्था में आना, सिंगलेट अवस्था से ट्रिपलेट अवस्था में आना, और त्रिक अवस्था से ट्रिपलेट अवस्था, सिंगलेट स्टेट में जाना, यह आपका कहलाता है अंतरा तंत्र लंघन। और नॉर्मली अंतरा तंत्र लंघन हमेशा सिंगलेट से ट्रिपलेट के मध्य होता है, कभी भी ट्रिपलेट से सिंगलेट नहीं होता है, क्योंकि सिंगलेट की जो एनर्जी है वह ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एकक से त्रिक का जो संक्रमण है उसे ही हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरा तंत्र लंघन चक्रण वर्जित संक्रमण है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, क्योंकि जिन दोनों अवस्थाओं में यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है उन दोनों ट्रांजिशन की बहुलता समान नहीं है ना, क्योंकि सिंगलेट की जो बहुलता है वो 1 है और ट्रिपलेट की जो बहुलता है वो 3 है, तो दोनों की बहुलता सेम नहीं है, अतः ये आपके स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाता है। यह संक्रमण आपका वर्जित संक्रमण होता है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि ISC संक्रमण वर्जित है या चक्रण वर्जित है या अलाउड है, अनुमत है। तो यहाँ पे जो ISC है वो आपका चक्रण वर्जित संक्रमण है। किसी अणु में ISC किस सीमा तक होगा, यह S1 एवं T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे अंतरा तंत्र लंघन जो हो रहा है वह सिंगलेट से T1 में होता है, क्योंकि S1 की जो सिंगलेट है उसकी जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है, और T1 की जो ऊर्जा होती है वो आपकी कम होती है। तो यहाँ पे S1 से T1 में जो संक्रमण होता है उसी संक्रमण को हम ISC अंतरा तंत्र लंघन कहते हैं, और ये आपका चक्रण वर्जित संक्रमण है, क्योंकि दोनों की बहुलता अलग अलग है। और ISC किस सीमा तक होगा वह डिपेंड करता है S1 एवं T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है। अगर यह ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होता है तो S1 व T1 में संक्रमण नहीं होता है। जैसा कि हम आगे देखते हैं, यदि S1 एवं T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल कम है, लगभग 5 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास है, तो ISC की संभावनाएं अधिक होती हैं, और यह
ऊर्जा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ISC का होना मुश्किल हो जाता है, उतना ही आसानी से ISC नहीं हो पाता है। सामान्यतया एरोमेटिक कीटोन एवं अन्य एरोमेटिक यौगिकों में S1 तथा T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है, अतः इनमें ISC की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। एरोमेटिक कीटोन और अन्य एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उनमें S1 व T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है, तो यहाँ पे ISC की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। और अणुओं में यदि सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि की उपस्थित हो तो यह भी ISC की क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ISC शॉर्ट फॉर्म है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अंतरातंत्र लंघन की। तो एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक यौगिक में ISC की संभावना ज़्यादा होती है। अगर ये अणु में सल्फर उपस्थित हो, क्लोरीन उपस्थित हो, ब्रोमीन उपस्थित हो तो भी ISC की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो S1 और T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल ज़्यादा है 5 किलो कैलोरी से, तो ISC की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है बेंजोफिनॉन जो कि एक एरोमेटिक कीटोन है, और दूसरा एग्जाम्पल दिया आपका 1,3-ब्यूटाडाइइन। दोनों के लिए जेब्रोन्स के डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि S1 व T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल कितना है। तो बेंजोफिनॉन में ISC 100% होता है, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइइन में ISC नहीं होता है, क्योंकि अब इस डायग्राम से आप देख रहे हैं कि S1 व T1 के मध्य जो एनर्जी डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 5 किलो कैलोरी है, जो बेंजोफिनॉन का है 5 किलो कैलोरी पर मोल है। जबकि आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइइन की जो S1 व T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल है वो आपका 47 से 64 47 से 64 किलो कैलोरी पर मोल है। तो यहाँ पे ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो S1 से T1 में संक्रमण नहीं हो पाता है। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन में ISC या अंतरातंत्र लंघन संभव नहीं है, जबकि बेंजोफिनोन में S1 व T1 के मध्य 5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा का अंतर होता है। तो यहाँ पे ISC की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है, और यहाँ पे S1 से वो T1 में परिवर्तित हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं ISC विकिरणहीन संक्रमण है, तो यहाँ पे S1 से T1 में जब अवस्था चेंज होती है तो किसी प्रकार की फोटोन का उत्सर्जन नहीं होता है। विकिरणहीन रेडिएशन के रूप में, विकिरणहीन के रूप में यह अपनी ऊर्जा का ट्रांसफर करता है और S1 से T1 में आ जाता है, क्योंकि T1 ज़्यादा अधिक स्थायी अवस्था होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर। अब ऊर्जा स्थानांतरण जो होता है वह भी आपका एक प्रकार का विकिरणहीन एवं एक पदीय अभिक्रिया है, वन स्टेप रिएक्शन है। ऊर्जा स्थानांतरण एक विकिरणहीन, रेडिएशन लेस एवं वन स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दाता अणु और एक होता है ग्राही अणु। तो सबसे पहले क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में उत्तेजित अणु अर्थात दाता अणु, डोनर अणु अपनी उत्तेजन ऊर्जा, अपनी जो ऊर्जा है वह किसी अन्य अणु अर्थात ग्राही अणु को ट्रांसफर करता है। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे एक अणु अधिक ऊर्जा वाला होता है जिसे हम दाता अणु कहते हैं, और वह अपनी जो एक्साइटेड एनर्जी है, अपनी जो उत्तेजन ऊर्जा है वह किसी अन्य अणु, ग्राही अणु को दान कर देता है और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। यह प्रक्रिया सामान्यतया अणुओं की त्रिक अवस्था, ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया क्यों यूज़ की जाती है, ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त करने के लिए एनर्जी ट्रांसफ़र प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ISC में भी वही हो रहा था, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आप जा रहे थे, मतलब ट्रिपलेट अवस्था प्राप्त करने के लिए ISC हो रहा था। ऊर्जा स्थानांतरण भी किस वजह से होता है, ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त करने के लिए हम ऊर्जा स्थानांतरण विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट ज़्यादा स्थायी होती है और यह इसका जो जीवन काल है वह भी सिंगलेट स्टेट से ज़्यादा होता है। अतः यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ अधिकतम होती है, इस वजह से ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त की जाती है। तो पहले यहाँ पे दाता अणु अपनी ऊर्जा को किसी ग्राही अणु को स्थानांतरित कर देता है और वही विधि आपकी ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाती है।
अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, दो अणुओं के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण दाता अणु की बहुलता के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। तो ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार के हो सकते हैं, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट में जाए या सिंगलेट टू सिंगलेट में ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, एक तो ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट और एक सिंगलेट टू सिंगलेट, दो प्रकार के आपके हो सकते हैं। क्योंकि सिंगलेट स्टेट का एकक अवस्था का जीवन काल कम होता है, अतः त्रिक अवस्था से ऊर्जा स्थानांतरण की संभावनाएं अधिक होती है। एक तो ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ट्रांसफर हो सकता है और एक आपका सिंगलेट टू सिंगलेट, लेकिन सिंगलेट स्टेट का जो जीवन काल होता है वो कम होता है, अतः त्रिक अवस्था से ऊर्जा स्थानांतरण की संभावनाएं अधिक होती हैं। क्योंकि सिंगलेट से जैसे प्राप्त होगी कम समय के लिए प्राप्त होती है, वापस वो आपकी निम्न ऊर्जा स्थान आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार तो ट्रिपलेट स्टेट का जीवन काल ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रिपलेट स्टेट की संभावनाएं ऊर्जा स्थानांतरण की संभावनाएं अधिक होती है। नेक्स्ट, ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि दाता अणु की जो ऊर्जा है वह ग्राही अणु की S1 अवस्था से कम 5 किलो कैलोरी पर मोल अधिक होनी चाहिए। मतलब दाता अणु की जो ऊर्जा है वह ग्राही अणु से अधिक होनी चाहिए, तभी ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया आपकी संपन्न होती है। अब यहाँ पे क्रियाविधि दे रखी है कि ऊर्जा स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले प्रकाश की उपस्थिति में जो दाता अणु होता है वह ऊर्जा को ग्रहण करके सिंगलेट स्टेट में चला जाता है और आईएससी के माध्यम से वह ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, दाता अणु प्रकाश ऊर्जा से ऊर्जा का अवशोषण करके सिंगलेट स्टेट में चला जाता है और सिंगलेट स्टेट से आईएससी अंतरा तंत्र लंघन के माध्यम से T1 स्टेट में चला जाता है, अर्थात ट्रिपलेट अवस्था में चला जाता है। अब दाता जो ट्रिपलेट अवस्था में उपस्थित है वह ग्राही अणु से टकराकर अपनी ऊर्जा को ग्राही अणु को दे देता है और ग्राही अणु डायरेक्टली ट्रिपलेट अवस्था में या त्रिक अवस्था में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे रेड इंक के माध्यम से पूरी मैकेनिज्म को समझाया गया है। एक डी यहाँ पे डोनर अणु है, डोनर मतलब दाता, डी दाता अणु ऊर्जा प्रकाश Hμ के द्वारा अवशोषित करके D1D में परिवर्तित हो जाता है। 1D का मतलब है यहाँ पे एकक सिंगलेट D। अब ये सिंगलेट D ISC के माध्यम से ट्रिपलेट D में चला जाता है और ट्रिपलेट D है वह किसी एक्सेप्टर A ग्राही अणु, यहाँ पे A क्या है, ग्राही अणु है, A ग्राही अणु से टकरा के अपनी ऊर्जा ग्राही अणु A को दे देता है। अब यहाँ पे जो ग्राही अणु A है वो डायरेक्टली ट्रिपलेट अवस्था में चला जाता है। मतलब हमने पहले ही पढ़ा था कि ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट में ट्रांसफर होगा। जैसे ग्राही अणु से वो टकराएगा ट्रिपलेट D A है वो डायरेक्टली त्रिक अवस्था ट्रिपलेट अवस्था में चला जाता है और ट्रिपलेट A तो वहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होंगी और आपका वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपकी ऊर्जा स्थानांतरण की क्रियाविधि है। पहले दाता अणु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके सिंगलेट अवस्था में जाता है, सिंगलेट अवस्था से वह ISC के माध्यम से ट्रिपलेट अवस्था में जाता है और ट्रिपलेट अवस्था से वह किसी भी ग्राही अणु से टकराकर उसे डायरेक्टली ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित कर देता है और ट्रिपलेट अवस्था में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, उत्पाद आपका प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी ऊर्जा स्थानांतरण और ISC की विधियाँ, और दोनों विधियाँ जो है वह किसी भी अणु की ट्रिपलेट अवस्था प्राप्त करने के लिए की जाती है, ISC और ऊर्जा स्थानांतरण विधि। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वांटम लब्धि, क्वांटम दक्षता या क्वांटम एफिशिएंसी। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्वांटम दक्षता को। क्वांटम दक्षता का फॉर्मूला है आपका दिए हुए समय में अपघटित अणुओं की संख्या अपन उसी समय अवशोषित होने वाले क्वांटमों की संख्या। मतलब प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके दिए हुए समय में कितने अणु अपघटित हो रहे हैं और बटा कितने क्वांटम का अणु के द्वारा अवशोषण किया गया, उसी को हम कहते हैं क्वांटम दक्षता या क्वांटम एफिशिएंसी। तो फाई बराबर हो गया दिए हुए समय में अपघटित अणुओं की संख्या बटा उसी समय अवशोषित होने वाले क्वांटमों की संख्या। अगर अपन ये मोल में बात करें तो फाई बराबर हो जाएगा दिए हुए समय में अपघटित मोलों की संख्या
बटा उसी समय अवशोषित होने वाले आइंस्टाइनों की संख्या। आइंस्टाइनों की संख्या का मतलब है कि एक NH न्यू कितने फोटोन, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं, तो उतने ही फोटोन का अवशोषण यहाँ पे होता है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वांटम लब्धि किसे कहते हैं या क्वांटम दक्षता किसे कहते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको आपको समझाना पड़ेगा। 1 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। आइंस्टाइन के प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम के अनुसार क्वांटम लब्धि 1 होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटम जो अपने फर्स्ट फोटोकेमिस्ट्री लॉ में पढ़ा था कि एक अणु एक क्वांटम का अवशोषण करता है। तो यहाँ पे 1/1 अपघटित मोलों की संख्या, एक अणु अवशोषित करता, एक ही अणु अपघटित होगा, 1/1। तो क्वांटम लब्धि हमेशा 1 आनी चाहिए थी, लेकिन 1 से क्वांटम लब्धि हमेशा 1 से सामान्यतः 1 से कम आती है, क्योंकि जैबलोंस्की डायग्राम हमने बहुत सी ऐसी कंडीशंस देखी जिसमें जो उत्तेजित अवस्था में कोई अणु पहुंचता है तो वो डायरेक्टली उत्पाद ही बनाए, वो ज़रूरी नहीं है। वैसे भी आइंस्टाइन के नियम हमने पढ़ा था कि कोई भी अणु अगर आपका उत्तेजित अवस्था में जा रहा है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपका उत्पाद ही बनाए। उसमें बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सी भौतिक अभिक्रियाएँ भी होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ी स्फुरदीप्ति, प्रतिदीप्ति, विकिरणहीन क्रिया है, ISC, बहुत सी ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिसमें आपकी उत्तेजित अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है। इस वजह से क्वांटम लब्धि का मान हमें 1 से हमेशा कम प्राप्त होता है। ठीक है। अब यदि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है ना, अगर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में क्वांटम लब्धि 1 से बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में बताएं अपन कि प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन व क्लोरीन की संयोजन अभिक्रिया से, उनके दोनों के संयोग से HCl बनता है, और इस HCl बनने की क्रिया में क्वांटम लब्धि कमरे के तापमान पर हमें 10⁶ से 10�7, मतलब 1 लाख के आसपास हमें प्राप्त होती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि यह जो अभिक्रिया होती है वह मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है, इस वजह से इसकी क्वांटम लब्धि बहुत अधिक प्राप्त होती है। और क्वांटम लब्धि ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को हम एक्टिनोमीटर कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आपका ऑक्सिलेट एक्टिनोमीटर। और इस एक्टिनोमीटर के बारे में आप कंप्लीटली पूरी जानकारी फिजिकल केमिस्ट्री के फोटोकेमिस्ट्री पार्ट में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको केवल इतनी जानकारी रखनी है कि क्वांटम लब्धि ज्ञात करने के लिए हम एक्टिनोमीटर का उपयोग करते हैं। और जो ऑक्सिलेट एक्टिनोमीटर क्या होता है उसकी डिटेल स्टडी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में है। तो क्वांटम लब्धि 1 होनी चाहिए थी, लेकिन 1 से कम होती है। लेकिन कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा होती है, तो वहाँ पे क्वांटम लब्धि हमें बहुत अधिक प्राप्त होती है। जिसका एग्जाम्पल है आपका कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन व क्लोरीन की अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में या सनलाइट की उपस्थिति में संपन्न होती है, या प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो HCl बनता है, जिसकी क्वांटम लब्धि 10⁶ से 10�7 के मध्य हमें प्राप्त होती है। तो यह था आपका क्वांटम लब्धि, अंतराल तंत्र लंघन और ऊर्जा स्थानांतरण, जिसमें ISC एवं ऊर्जा स्थानांतरण दोनों विधियाँ किसी भी अणु की उत्तेजित अवस्था में त्रिक अवस्था प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती हैं। ISC आपका चक्रण वर्जित संक्रमण है, जिसमें S1 अवस्था T1 अवस्था में परिवर्तित होती है, और ISC तभी होता है जब S1 और T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल 5 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होता है। उससे अधिक हो तो ISC नहीं होता है। और ऊर्जा स्थानांतरण में पहले एक अणु ऊर्जा प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, और उत्तेजित अवस्था से वह ग्राही अणु को अपनी ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। अब दोनों ये जो विधियाँ है वह किसी भी अणु की त्रिक अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। थैंक्स।